ये दोनों एक्सरे देखिए, क्या दोनों एक्सरे सेम बीमारी का है? क्या दोनों एक्सरे का ट्रीटमेंट सेम होगा? पेशेंट सिमिलर कंप्लेन लेकर आएगा, डिस्नी ऑन एक्सर्जन, मतलब कि सांस फूल रहा है काम करने पे, मौसम बदलता है तो सांस फूलती है, चलने फिरने पे सांस फूलती है। इन दोनों बीमारियों में डायग्नोसिस अलग है और ट्रीटमेंट अलग है। जो लेफ्ट साइड का एक्सरे है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है और जो राइट साइड का एक्सरे है वो सीओपीडी का है। सो लेट्स डिग इन। आज का टॉपिक हमारा है सीओपीडी। सीओपीडी एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है और मल्टीपल टाइप इटियोटाइप्स हो सकते हैं। अगर सिगरेट से सीओपीडी होता है तो सीओपीडी सी बोलते हैं, पॉल्यूशन से सीओपीडी होता है सीओपीडी पी बोलते हैं, डेवलपमेंटल है तो सीओपीडी डी, इन्फेक्शन के सीओपीडी सीओपीडी आई, एस्मा की वजह से सीओपीडी ए और जेनेटिक सीओपीडी जी। दूसरा पॉइंट होता है प्री सीओपीडी। इसका मतलब क्या होता है कि जो लंग की कैपेसिटी डेवलप होती है मैक्सिमम 30 के एज पे होती है, दिस इज नॉर्मल पर्सन ट्रेजेक्टरी, और धीरे धीरे विद एज कम होती है। वहीं एक सीओपीडी का पेशेंट है तो पूरी तरह से लंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाती है और जो डिक्लाइन होता है वो भी फास्ट होता है और लगभग 70, 80, 90 के एज में जो लंग फंक्शन होता है या लंग कैपेसिटी होती है बहुत ही कम हो जाती है। इसको प्री सीओपीडी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम प्री सीओपीडी में पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो पहला फैक्टर है क्लिनिकल फीचर होना चाहिए, जैसे कि डिस्निया हो सकता है, मतलब सांस फूल सकती है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है और एक्सरसाइज से वर्स होता है, क्रॉनिक कफ होता है, इंटरमिटेंट और विद और विदाउट स्पूटम होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी और हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर होगा, स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होगा। नॉर्मल FEV1/FVC मोर देन 0.7 होता है। सीओपीडी के पेशेंट में पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FEV1/FVC रेशियो लेस देन 0.7 होगा। स्टेज क्या होता है सीओपीडी का? एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कितना है? तो डायग्नोसिस तो FEV1/FVC रेशियो से होता है। स्टेजिंग FEV1, अगर FEV1 मोर देन 80% है तो स्टेज 1, 50 to 79% है तो स्टेज 2, 30 to 49 है तो स्टेज 3 और लेस देन 30 है तो स्टेज 4। स्टेजिंग के बाद हम सीवियरिटी के हिसाब से किस कैटेगरी में पेशेंट आता है उसमें डिवाइड करते हैं। प्रीवियस गोल्ड्स क्राइटेरिया में A, B, C, D होता था, लेकिन अब A, B और E में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है कि कितने बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है और दूसरा होता है कि सीवियरिटी पेशेंट का कितना है। सीवियरिटी के लिए है MMRC स्कोर यूज करते हैं और कैट स्कोर यूज करते हैं। अगर MMRC 0 to 1 है और कैट स्कोर लेस देन 10 है और हॉस्पिटलाइजेशन 0 या एक बार हुआ है तो कैटेगरी A में रखते हैं। अगर MMRC मोर देन 2 है मतलब सीवियरिटी ज्यादा, मरीज चलने फिरने में भी सांस फूल रही है और कैट स्कोर मोर देन 10 है और जो एक्सिबरेशन हुआ है डिजीज का 0 या एक बार हुआ है तो B में रखते हैं। E का मतलब होता है एक्सिबरेशन। अगर मोर देन 2 या इक्वल टू 2 हॉस्पिटलाइजेशन है, चाहे पेशेंट का सिम्टम कितना भी हो, तो उसको E कैटेगरी में रखते हैं। ये A, B और E कैटेगरी से हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन क्या होगा। E मतलब एक्यूट एक्सिबरेशन ऑफ सीओपीडी होता है। इसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्क्रिनिक देते हैं और इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ग्रुप A में सिंगल ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जनरली लामा इज ड्रग ऑफ चॉइस, और ग्रुप में लाबा प्लस लामा। सो लेट्स डिस्कस। अगर हमारे इमरजेंसी में एक्यूट एक्सिबरेशन और सीओपीडी का पेशेंट आता है तो इमरजेंसी में क्या मैनेज करना है, आईसीयू में कैसे मैनेज करेंगे। 60 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट टू अस, नोन केस ऑफ सीओपीडी, ड्राउजी है, कंफ्यूज है, फ्लैपिंग ट्रिमर्स है और साइनोसिस है। वाइटल में रेस्पिरेटरी रेट 30 का है, SpO2 80 का है और हार्ट रेट 124। एक्सरे हाइपर इन्फ्लेटेड है, राइट लोअर जोन इनफिल्ट्रेट। एक्यूट ब्लड गैस में एक्यूट ऑन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगा। पीएच जनरली लेस देन 7.35 होता है और PCO2 मोर देन 45 होता है। नॉर्मल PCO2 35 to 45 होता है और अगर कंपनसेटेड है पेशेंट तो 60 to 70 भी CO2 नॉर्मल होता है। तो हमें मेनली ध्यान रखना है पीएच का। अगर पीएच पेशेंट मेंटेन कर रहा है मतलब कंपनसेटेड है, अगर पीएच पेशेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो नॉन कंपनसेटेड है। अगर पीएच लेस देन 7.35 है तो हमें एनआईवी या नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है। इंडिकेशन क्या है? रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25 होना चाहिए, पीएच लेस देन 7.35, PCO2 मोर देन 45, SpO2 92। एनआईवी और बाईपैप दोनों चीजें सेम है। एनआईवी में प्रेशर सपोर्ट
और पीप का उपयोग करते हैं। बाईपैप में हम आई पैप और ई पैप का यूज करते हैं। नॉर्मल आई पैप हम 6 to 8 तक का सेट करते हैं और ई पैप 2 to 4। आई पैप और ई पैप में मिनिमम 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट हम ई पैप को सेट करते हैं और अगर वेंटिलेटर ट्रिगर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब पेशेंट ने ऑटो पीप डेवलप किया है। ई पैप 1 to 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करते हैं और जनरली 4 to 6 सेंटीमीटर वाटर पे पेशेंट सांस डेवलप कर लेता है। उससे 4 सेंटीमीटर वाटर बढ़ाकर आई पैप सेट करते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद फिर हम पेशेंट का सेंसोरियम चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, एक्सेसरी मसल का यूज, वेंटिलेटर पैरामीटर चेक करते हैं, मास कंफर्ट है कि नहीं ये चेक करते हैं, एबीजी में CO2 वॉश आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, ये सारे पैरामीटर अच्छे हैं तो फिर हम एनआईवी या बाईपैप पे ही कंटिन्यू करते हैं। अगर पेशेंट का प्रोग्रेसिव ड्राउजीनेस है, अल्टर्ड सेंसोरियम है या CO2 रिटेन किया है, CO2 वॉश आउट नहीं हो पाया है, तो हम इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं। उसमें 3 फैक्टर को हमें ध्यान रखना है, ट्यूब सिलेक्शन, सिडेशन और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। जो ट्यूब है लार्जेस्ट साइज के डालते हैं, जनरली 8 या उससे बड़ा। सिडेशन में शॉर्ट एक्टिंग मिडाजोलियम या प्रोपोफॉल देते हैं और कंटिन्यूस मेंटेनेंस में हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर को जैसे वैक्रोनियम और एट्राक्यूरियम को अवॉइड करते हैं टू प्रिवेंट मायोपैथी। जो वेंटिलेटर सेटिंग हम सीओपीडी के पेशेंट में रखते हैं वो भी नॉर्मल सेटिंग से अलग होता है। जनरली हमारा जो फंडा होता है कि अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं तो CO2 पेशेंट वॉश आउट कर लेता है, लेकिन सीओपीडी के पेशेंट में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएंगे तो पेशेंट के लिए जानलेवा हो जाएगा। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हम 10 to 15 रखते हैं, जनरली 12। टाइडल वॉल्यूम 8 to 10 ml पर kg रखते हैं। आई रेशियो वेंटिलेटर पे 1:3 या 1:3.5 रखते हैं और इंस्पिरेटरी फ्लो जनरली मोर देन 100 लीटर पर मिनट। करते क्यों हैं? क्योंकि हमें इंस्पिरेटरी टाइम को छोटा रखना है और एक्सपिरेटरी टाइम को बढ़ाना है। जितना समय हम एक्सेलेशन को बढ़ाएंगे उतना सीओपीडी, जितना टाइम हम एक्सेलेशन को बढ़ाएंगे उतना CO2 पेशेंट वॉश आउट करता है। जनरली हम पीप 0 रखते हैं टू अवॉइड ऑटो पीप। अभी तक हम बहुत बार ऑटो पीप बोल चुके हैं। ये ऑटो पीप होता क्या है? ऑटो पीप या डायनेमिक हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? पेशेंट जितना सांस अंदर लेता है उतना ही लगभग सांस बाहर छोड़ता है, लेकिन सीओपीडी के पेशेंट में जितना मरीज सांस अंदर ले रहा है उससे थोड़ा कम सांस बाहर छोड़ पा रहा है। कुछ न कुछ एयर अंदर एल्वेलाई में ट्रैप हो रही है। अगर बार बार यही हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा एयर ट्रैप होता रहता है और एयर ट्रैप होने की वजह से लंग हाइपर इन्फ्लेट हो जाता है, जिसको डायनेमिक हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हाइपर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाए कि हार्ट को कंप्रेस करने लगे, आईवीसी कंप्रेस होने लगे, वीनस रिटर्न कम होने लगे तो हाइपोटेंशन या सर्कुलेटरी फेलियर भी हो सकता है। नाउ विल सी कि हमें सिस्टमिक मैनेजमेंट क्या क्या करना है, एंटीबायोटिक कैसे देना है और आईसीयू में ट्रीटमेंट चार्ट कैसा दिखता है। एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें न्यूट्रिशन भी देना है, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल डाइट देना है। क्योंकि जितना हाई कार्ब रिच डाइट देंगे उतना CO2 प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर वेंटिलेटर पेशेंट है, वॉक नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो डीवीटी प्रोफिलैक्सिस जरूर देना है, डीवीटी पंप या फ्लिक्सन। एक बार पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव करने लगे तो हमें स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देना है। तो एविडेंस और रिवर्सल क्या क्या हमें मिलेगा? एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन हो, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी हो और इंस्पिरेटरी एफर्ट अच्छा हो। ऑक्सीजन एडिक्वेंसी का मतलब पीएफ रेशियो मोर देन 2, पीप की जरूरत 5 to 8 सेंटीमीटर हो या उससे कम हो, पीएच इंप्रूव कर गया हो। हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब कि वैसो प्रेशर या तो बहुत मिनिमम डोज पे हो या न के बराबर हो। अगर ये सारे फीचर मिल रहे हैं तो हमें स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग ट्रायल देना है, मतलब सिडेशन को डेली ऑफ करना है और प्लान करना है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल का और एक्सट्यूबेशन का। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल का मतलब होता क्या है कि पेशेंट का पीप 5 या उससे कम हो जाए और पेशेंट प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे हो, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 35 हो, मिनट वेंटिलेशन लेस देन 10 लीटर पर मिनट हो और स्पॉन्टेनियस कोई एसेसरी मसल यूज ना कर रहा हो। तो हमें स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल के बाद एक्सट्यूबेट करना है। एक्सट्यूबेशन के बाद एनआईवी पे रखना है एज अ ब्रिज, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम एक्सट्यूबेट करने के बाद रूम एयर या ऑक्सीजन पर रखने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर लेगा। डिस्चार्ज करते समय हमें 3 बातों को ध्यान रखना है कि एक तो पेशेंट को इनहेलर टेक्निक अच्छे से सिखानी है,
दूसरा हमें इनहेलर में लावा लामा प्लस इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना है टू प्रिवेंट एक्सेबरेशन और मेंटेनेंस के लिए। साथ ही प्लान बनाना है कि स्टेरॉइड को कैसे टेपर। आईसीयू में एक ट्रीटमेंट चार्ट कैसा दिखना चाहिए, कैसे हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो पहले तो हमें एंटीबायोटिक क्या देनी है, ग्राम नेगेटिव प्लस ग्राम पॉजिटिव कवर करके देना है। जो अगर डायरेक्टली कम्युनिटी से आया है तो इंजेक्शन ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम आईवीबीडी, सेफ्ट्रिएक्सोन 2 ग्राम आईवीबीडी, और अगर किसी हॉस्पिटल से रिफर होकर आया है तो इंजेक्शन पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टिन 4.5 ग्राम आईवी या टीडीएस स्टार्ट करना है। उसके साथ साथ हमें एटिपिकल एंटीबायोटिक भी देना है, जिसमें टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी में दे सकते हैं, या लिवोफ्लॉक्स 750 mg 750 mg आईवी ओडी में दे सकते हैं, या इंजेक्शन एमरॉक लिवोनॉडी फ्लॉक्सासिन 800 mg आईवी बीडी से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि स्टेरॉइड देना है। स्टेरॉइड जनरली हम 5 दिन तक दे सकते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन 20 mg आईवी बीडी या 40 mg आईवी बीडी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड एक्सेबरेशन हमें देना है, या फिर इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg आईवी बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। साथ में मॉन्टेयर एफएक्स दे सकते हैं। बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, जनरली ये रोल एस्मा के अटैक में काम आता है, बट मॉन्टेयर एफएक्स भी दे सकते हैं। डॉक्सीफ्लो एसआर 650 mg ओडी या एसेब्रोफाइलिन एसआर 200 mg ओडी दे सकते हैं, या डॉक्सीफ्लो 400 mg बीडी तक जा सकते हैं। साथ ही साथ हमें नेबुलाइजेशन देना है, जो लॉन्ग एक्टिंग में फोराकोड ग्लाइकोहेल दे सकते हैं टोलावली, या अगर रिकरेंट ब्रोंकोस्पाज्म में जा रहा है तो इप्रावेंट भी टीडीएस में दे सकते हैं। ड्यूलिन बीडिकॉर्ड भी बहुत कॉमनली यूज होता है, बट सीओपीडी के पेशेंट में हमें लामा पे ज्यादा फोकस करना। अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट देना है। इंजेक्शन मैग्नीशियम 1 ग्राम और 2 ग्राम आईवी स्टैट दे सकते हैं, फॉलोड बाय टोलावली। इंजेक्शन एडीआर 0.3 to 0.4 ml सबक्यूट स्टैट में देना है। साथ में इंजेक्शन डेरिफाइलिन 1 एम्पूल आईवी स्टैट में, फॉलोड बाय बीडी और ओडी। फिर एक्यूट इवेंट में हम हाइड्रोकॉर्ड 100 to 400 mg आईवी स्टैट दे सकते हैं, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन 125 mg आईवी स्टैट दे सकते हैं, और एनआईवी को कंटिन्यू करना है और पुट पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर।